जरूरी है। तो मेरा आपसे इतना ही अनुरोध रहेगा, कृपया आप और अपने अपने तक इसको ना सीमित रखना, अपने घर वाले, परिचित, उन सब के पास फैलाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आप खोल के देखेंगे 2 मिनट नहीं लगेंगे, आपको ये पता लग जाएगा। कल मेरे ही जानकार हैं, उनको उनके नाम पर 5 कनेक्शन मिले, जबकि 3 ही उनके नाम पर, 2 उनके फिर मैंने रिपोर्ट कराया कि ये आप ब्लॉकिंग के लिए रिपोर्ट करते हैं। तो यदि ऐसी आप देखेंगे आपको भी मिलेंगे नंबर, जो आपको लगेगा कि क्या नाम है मेरे तो यूज ही नहीं हो रहे, पर नंबर मेरे नाम पर निकले हैं। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए कृपया करके उसको यूज करें और इस जानकारी को उनके साथ जरूर साझा करें, ताकि उनका भी भला और आपका भी हो। तो मेरा तो यही था। बाकी फ्रॉड डिफरेंट तरह के दुनिया जान के, अब जैसे मेरे ही जानकार के साथ मैं आपको बता ही देता हूँ, परसों बहुत ही क्लोज फ्रेंड है मेरा, गाड़ी चलाएगा तो रास्ते में उसको की शॉप फोन करता है, उससे किसी ने फोन की पेमेंट ले ली थी, फोन की पेमेंट देनी, तो उसे एक फोन आया कि जी मैंने आपकी फोन की पेमेंट दे दी थी, जो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा था कि आपके खाते में ट्रांसफर कर दूं। उससे किसी डॉक्टर ने फोन भी खरीद रखा था, तो उसने पैसे उसके दिखा दिया कि भाई आपके खाते में मैंने 10,000 रुपए ट्रांसफर करने थे, गलती से लाख रुपए हो गए। मैसेज भी भेज दिया, पर आपने कभी ध्यान दिया होगा बैंक से या किसी भी ऐसी संस्था से कोई मैसेज आता है तो लेटर्स की टर्म में आता है, कमर्शियल बल्क एसएमएस की तरह आता है, AX HDFC बैंक, कभी भी नंबर से नहीं आता। तो उसके पास नंबर से आया, उसने लाख रुपए उसने देखा था, उसने कहा सर देने तो, उस दूसरी तरफ से व्यक्ति ने बोला कि सर देने तो 10,000 थे, गलती से लाख रुपए स्थानांतरित हो गए हैं, कृपया करके 90,000 रुपए लौटा दो। उसने जल्दबाजी में क्या था, गाड़ी चला रहा था, जहाँ गुड़गांव से झज्जर रहा था, रास्ते में उसने 90,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। फिर उसका मेरे पास कॉल आया, कहता भाई साहब गड़बड़ हो गई। मैं क्या, तो आप रिपोर्ट करिए, क्या नाम है, आगे कार्रवाई कराते हैं। परंतु आदमी की जल्दबाजी, हाथ में जो डिवाइस है एक ये दोनों मेजर कारण है, और उसका मिसयूज उधर दूसरी तरफ जो है वो आदमी को धोखा देने के प्रयत्न करने में सारे दिन लगे रहते हैं। वो 10 कॉल करेंगे, उन्हें एक में सक्सेसफुल होना है, तो हमें उस एक में भी नहीं होना। मैं ये कहने के लिए मैं इस कार्यक्रम का, ना भारत टाइम्स का, एसोसिएशन का, इन सब का औचित्य यही है कि हमें उस एक आदमी में शामिल नहीं होना जो इस फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। वो लगातार प्रयत्न करेंगे। अब आपको ऐसे केसेस में मिलेंगे जब 7 करोड़ 59 लाख रुपए, फरीदाबाद का केस है जिसमें एक व्यक्ति ने 7 करोड़ 59 लाख रुपए निवेश के नाम पर किसी और आदमी को दे दिए, और जिसने दिए वो एक सीए है, सीए की बेटी है। अब आप ये बताइए कि डीमैट अकाउंट के बिना आज तक किसने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करी? ठीक है, लोग सारे दिन प्रलोभन देकर, डराकर, डिजिटल अरेस्ट डराने का बहाना है। अब डिजिटल अरेस्ट में परसों सीपी साहब की भी पत्रकार वार्ता थी, उसमें सीपी साहब ने सिर्फ एक ही पॉइंट रेज किया कि भारत के कानून में डिजिटली अरेस्ट करना या हाउस अरेस्ट करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। ऐसा पार्सल जो आपने कभी भेजा नहीं, ऐसा अकाउंट जिसको आपके नाम पे कभी खुला नहीं, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या ड्रग्स मिल रहा है, आप अगर इस बात पर वो किस तरह कॉन्फिडेंस अर्न करते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ। वो आपका आधार नंबर दे दीजिए कि ये आधार नंबर है, ये जी ये आधार नंबर आपके नाम पर है, और इसमें ये इस एक पार्सल के लिए कोड किया गया है जिसमें ड्रग्स पाई गई है। प्रॉब्लम यह है कि भारत में भी डेटा प्राइवेसी या डेटा प्रोटेक्शन के लिए उस लेवल के कानून नहीं बने। वो आधार डेटा आपका पता नहीं कहां से लीक हुआ होगा, परंतु उस आधार डेटा का प्रयोग करके वो आप लोगों को डराकर, दबाकर, उसके माध्यम से आपसे पैसे वसूलना चाहते हैं, जिसकी जो कैपेसिटी होगी। कोई 40 लाख पे रुक जाएगा, कोई 4 लाख पे रुक जाएगा, कोई 40,000 पर, परंतु वो अपना प्रयत्न जारी रखते हैं जब तक उस आदमी से आखिरी रुपया निचोड़ ना ले, और वो उस आदमी की सारी जिंदगी की पूंजी होती है। तो कृपया करके उस पूंजी को ना खोएं। और जो प्रवीण भी आपको फ्रॉड्स के बारे में बताएगा, उनके बारे में मैंने मेजरली सिर्फ इसे ये कहा है जो बड़े फ्रॉड्स हैं और जो सबसे कॉमनली हो रहे हैं उनके बारे में बताएं, क्योंकि फ्रॉड तो वो हर रोज नया तरीका ढूंढते हैं आदमी को चूना लगाने का, हमें उसमें नहीं जाना। तो प्रवीण को मैं अनुरोध करूंगा कि उस फ्रॉड्स के बारे में आपको अवगत कराए, ताकि हम लोग एटलीस्ट हम, हमारे घर वाले और हमारे आस पड़ोस के जान पहचान के व्यक्ति उनका शिकार ना हो। तो डिजिटल अरेस्ट के बारे में जैसे सर ने बताया, अगर मान लो कभी आपको ऐसी कॉल आ भी रही है तो वो लोग क्या करते हैं, सम्मन वारंट वगैरह आपको भेजते हैं, और फेक है ना, पुलिस स्टेशन क्रिएट कर रखे हैं उन लोगों ने, तो आपको वीडियो कॉल भी करते हैं बकायदा, तो आपको देख के लगता है कि मेरे को जेन्युइन पुलिस कॉल कर रही है। अगर आपके साथ कभी कोई ऐसा इशू हो भी जाता है, आप उसको सम्मन को, वारंट को वेरीफाई करना चाहते हैं,
तो एटलीस्ट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में आ जाए, या जो आपके नियरेस्ट पुलिस थाना या चौकी पड़ती है आप उसमें जाके और उनको वेरीफाई करा सकते हैं। वो बता देंगे कि सर आपके ये जो कॉल आ रही जेन्युइन है या फ्रॉड है। और सेकंड थिंग ये रही, कभी भी आप समन वारंट को पैसे के दम पे कैंसिल नहीं करा सकते। अगर किसी कोर्ट ने अपीयरेंस मांगे तो आपको वहाँ पे अपीयर होना ही होना पड़ेगा। तो आप वहाँ पे पैसा देके उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं, ठीक है। अगर कभी रिसीव हो भी जाता है तो आप उनको ये बोले कि सर इसमें जो डेट है मैं वहाँ पे अपीयर हो जाऊंगा, ठीक है, मैं कोई पेमेंट वगैरह कुछ नहीं कर रहा। अब दूसरी बात आती है, जो दूसरा स्कैम चलता है इन्वेस्टमेंट स्कैम, शेयर मार्केट का चला हुआ है। जैसे सर डीमैट अकाउंट का बता रहे थे कि वो नेसेसरी चीज होती है हमें अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना होता है। तो सर ने एग्जांपल भी दिया 7,59,00,000 का जो फरीदाबाद में स्कैम हुआ था। तो इसमें ये क्या करते हैं, सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है कि आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम आपको गाइड करेंगे। वो क्या करते हैं, आपको फिर उसके बाद टेलीग्राम में ग्रुप्स पे ऐड करते हैं। और ग्रुप्स में क्या होते हैं, मोस्टली उनके लोग ही ऐड होते हैं और वो दिखाते हैं कि मेरे को आज इतना बेनिफिट हुआ, जैसा इन्होंने मेरे को इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बोला था। और उन्होंने है ना फेक वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस भी क्रिएट की गई होती हैं, जहाँ पे हम अगर इन्वेस्ट करते हैं, मान लो मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया, तो उन्होंने वहाँ पे मेरे को है ना इंस्टेंटली विद इन 1 डे या 1 आवर और 2 आवर मेरे को वो प्रॉफिट दिखा देते हैं। 15,000 दिखा दिया सपोज करो, या 17,000 दिखा दिया। आपको फर्स्ट या सेकंड टाइम तक तो वो अलाउ करेंगे कि आप उसको विड्रॉ कर पाएं, ताकि वो आपको अपने जाल में फंसा सके। उनका पर्पस यही होता है फर्स्ट या सेकंड टाइम में रिटर्न करने का, ताकि आप उन पर ट्रस्ट भी कर लें और फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो जो ल्यूक्रेटिव ऑफर्स हैं उसमें वो फंसाते हैं और ये देखें कि मेरी इन्वेस्टमेंट में मेरे को हाई रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो जो कॉमन पीपल होते हैं वो फिर चंगुल में फंस ही जाते हैं। अब वो जो उन्होंने एप्स डेवलप की होती हैं या वेबसाइट होती हैं, वो बिल्कुल डिट्टो जैसे हम जेरो था या ग्रो ऐप है, इन पे इन्वेस्ट कर होते हैं, इनसे सिमिलर एप्स ही होती हैं। और जब विड्रॉ करने की बारी आती है ना, तो हम विड्रॉ नहीं कर सकते। तो वो बोलते हैं कि सर आपको अगर विड्रॉ करना है तो आपको फर्दर इन्वेस्ट करना पड़ेगा और अमाउंट ये चार्जेस लगेंगे आपको, इसके बाद ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप इस अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर पाओगे। हम अगर उसको फिर और भी दे देते हैं तो वो फिर भी नहीं विड्रॉ कर पाएंगे। जैसे सर ने कहा था कि भाई वो बिल्कुल हमारी पूरी कमाई को निचोड़ लेते हैं, पर वो हमारी जो इन्वेस्टमेंट हमने वहाँ पे लगाई वो हमें कुछ नहीं मिलना, ठीक है। और वो मोस्टली जो स्कैम होते हैं, ये जो मैसेज वाला चल रहा होता है, ये फॉरेन कंट्री से वो करते हैं कि हम बाहर से ही ऑपरेट करें इसको, ताकि पकड़ में आने के चांसेस हमारे कम रहें, ठीक है। अब थर्ड टाइप का स्कैम है टास्क स्कैम। इसमें ये सिमिलर ही है, ये क्या करते हैं बस रूप चेंज कर देते हैं उस चीज का। इसमें भी वही व्हाट्सएप टेलीग्राम पे है। टास्क स्कैम में क्या करते हैं, पार्ट टाइम जॉब ऑफर की जाती है, या आपको बोलेंगे कि कोई जैसे यूट्यूब पे है, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे भी कोई पोस्ट है या अकाउंट है, उसको सब्सक्राइब या लाइक करने के लिए बोलते हैं। इनिशियली आप लोगों से, या कोई प्रोडक्ट है कि हम आपके इस प्रोडक्ट को बेचते हैं और जो भी हमें कमीशन मिलेगा हम आपको वो दे देते हैं। तो फर्स्ट टाइम वो क्या करेंगे, 3 या 5 लाइक कराते हैं या सब्सक्राइब कराते हैं किन्हीं भी चैनल्स को, और उसके बाद वो बोलते हैं कि सर आपकी 150 to 300 समथिंग अमाउंट हो गई है, हम आपको है ना अकाउंट पे ट्रांसफर करना चाहते हैं जो भी आपने अर्निंग की है आज की, तो आप हमें अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए। और इसके लिए आप है ना एक काम करो, टेलीग्राम पे जाइए, मैं आपको लिंक भेज रही हूँ और वहाँ पे आपको है ना हमारी रिसेप्शनिस्ट मिलेगी, वो कुछ भी नाम बताएंगे वहाँ पे, आप उनसे कॉन्टेक्ट करें, वो आपकी हेल्प करेंगे आप इस अमाउंट को आपके अकाउंट में ट्रांसफर कराने में। आप वहाँ पे टेलीग्राम पे जाओगे तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि टेलीग्राम पे आपसे अकाउंट नंबर, जो रिसेप्शनिस्ट अकाउंट नंबर भी ले लेगी, और आपको ट्रस्ट में लेने के लिए वो 150 से 300 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। फिर फर्दर बोलेंगी अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो सर मैक्सिमम क्या होगा, 2 बार वो करते हैं कि आपको रिटर्न दे देते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर फर्दर आप है ना ये प्रीपेड टास्क करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हम आपको 30% कमीशन दे देंगे। कमीशन कुछ भी वेरी कर सकता है, 20% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है। तो मान लो मैंने 1000 रुपये दिखाया, इनिशियल इन्वेस्ट किया, तो कह रहे हैं सर आपको स्क्रीनशॉट भेज दें कि आपकी इन्वेस्टमेंट को अर्न करके आपने 1300 कर लिए हैं, तो 300 आपका प्रॉफिट हुआ है इसमें, और हम आपके अकाउंट में इसको आपको कम से कम 6 या 7 टास्क पूरा करने पड़ेंगे, उसके बाद हम आपको इसको रिटर्न करेंगे। अब वो 6-7 बार जब आप टास्क पूरा करते हैं तो वो अमाउंट लाखों में पहुंच चुकी होती है। मान लो वो बढ़ती जाती है, शुरू में आपने 1000 लगाया, फिर 5000, 10000, 50000, लाख इस टाइप से वो बढ़ती हुई जाती है। तो जब हम 7-8 टास्क तक पहुंचते हैं तो हमारी अमाउंट मतलब 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख कुछ भी वेरी कर सकती है। तो इस टाइप से वो लोग स्कैम करते हैं। तो अब इससे बचना कैसे है?
पहली बात यही है, अगर हम कोई भी जॉब करते हैं तो हमें जॉब के लिए पे करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि हमें जॉब करने के लिए खुद ही पैसा मिलता है। ठीक है, वो पार्ट टाइम जॉब का आपको इनिशियली ऑफर देते हैं और बाद में वो कमीशन की तरफ लेके जाते हैं। तो हमें इस चीज पे ध्यान रखना है कि कभी किसी जॉब के लिए कमीशन नहीं दिया जाता, और घर बैठे कोई भी आपको इतने मतलब हाई रिटर्न्स किस चीज के लिए देगा। हम क्या करें कि सोशल मीडिया तो हर कोई चलाता है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जो यहाँ पे बैठा होगा और सोशल मीडिया को यूज नहीं करता होगा। ठीक है, सोशल मीडिया को हम पेज को क्या करते रहते हैं, कोई फेसबुक चला रहे हैं, मान लो यूट्यूब चला रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं, तो हम स्क्रॉल करते रहते हैं। लाइक तो हम अपने यार दोस्तों की पोस्ट भी तो करते हैं, तो सिर्फ 3 पोस्ट लाइक करने के मेरे को कैसे इतने मतलब रिटर्न मिल सकते हैं, कौन देता है इतना पैसा। तो थोड़ा अगर हम वो लॉजिक से भी सोचें तो हम इस टाइप के फ्रॉड से बच सकते हैं। और अगर हो भी जाए तो इमीडिएटली 1930 पे हमें कॉल करना है। तो उससे क्या होगा, अगर हम कॉल करते हैं 1930 पे, तो वहाँ पे है ना साइबर जो सेंट्रलाइज सिस्टम बना हुआ है, वहाँ पे बैंक्स बैठते हैं। अगर आपने विद इन इमीडिएटली फ्रॉड होते ही साथ आप ये कॉल करते हैं 1930 पे, तो आपका अमाउंट है ना होल्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो वो पैसा बच सकता है और आपको रिफंड हो सकता है। उसके बाद आता है KYC अपडेट और इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू के नाम पे। ये मैसेज तो आप लोगों को काफ़ी को आता है और मोस्टली इसमें सीनियर सिटीजन को ही टारगेट करते हैं। तो जैसे हमें नॉर्मल है ना मैसेज किस टाइप से आएगा, जैसे सर बता रहे थे कि वो SMS हेडर होता है ना, उसमें हमें AH या AD इस टाइप से नहीं आएगा, वो किसी मोबाइल नंबर से जनरेट किया होता है। और कई बार क्या करते हैं वो बल्क मैसेज भी सर्विस भी ले लेते हैं, उसमें ये मैसेज दिया होता है कि आप इस लिंक पर क्लिक करें या आप इस मोबाइल नंबर पे कॉल करें। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट के लिए मेरे को किसी को मतलब वो लिंक आएगा, लिंक से क्या होता है कई बार मेरे फोन में ऐप इंस्टॉल हो जाती है जो हम APK फाइल बोलते हैं, या कोई वेबसाइट ओपन हो जाती है और उस वेबसाइट के अंदर मेरे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स मांगी जाती हैं। और फर्दर उसमें है ना वो OTP वाला सिस्टम भी वो रखते हैं कि जैसे ही आप उसको सबमिट करोगे, क्योंकि हम जनरली मतलब कभी ट्रांजेक्शन करते हैं तो क्या होता है, कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो यही तो होता है कि मैं कोई प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया या कोई भी मैंने पेमेंट करनी, मान लो होटल भी मैं बुक कर रहा हूँ, तो सबसे पहले यही प्रोसीजर होता है कि मैं उसमें लिंक पे क्लिक करूंगा पेमेंट के लिए, उसमें फॉर्म आ जाएगा, उसमें वही होता है कि आपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड की डिटेल डाली, CVV डाला, एक्सपायरी डेट डाली, उसको जब मैं सबमिट करता हूँ तो वो OTP मांगता है। सेम इसी ही तरीके से वो लोग भी डेवलप करते हैं वेबसाइट को या एप्लीकेशन को, सेम यही रहता है। फर्स्ट पेज में वो यही करते हैं कि उसमें हमारी कार्ड की डिटेल्स आ जाती है और जब मैं उसको सबमिट करता हूँ सेकंड पेज OTP के लिए आता है। वो कहीं भी सबमिट नहीं कर रहा होता, वो हमारी उस इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं कुछ हमारी अमाउंट को ट्रांसफर करने के लिए या उससे कोई प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, क्योंकि उनको कार्ड की डिटेल्स मिल चुकी हैं। उनको फर्दर पेमेंट करने के लिए क्या चाहिए, OTP, वो नेक्स्ट पेज में हम दे देते हैं। उतनी ही अमाउंट का OTP वो जनरेट होके मतलब वो अमाउंट फीड करते हैं कि वो OTP आता है आपके पास। हम ये नहीं देखते कि हाँ किसी अमाउंट के लिए ये OTP जनरेट हुआ है, हम ये देखते हैं कि हाँ OTP आया। और कई बैंक अमाउंट भी शो नहीं करते, ओनली OTP देते हैं कि भाई इस ट्रांजेक्शन आपके ट्रांजेक्शन के लिए OTP ये है। तो हम OTP वहाँ पे फीड करते हैं और वो उस OTP को उठाते हैं और उस OTP का यूज करके हमारे खाते से पैसे निकाल लेते हैं। और कई बार क्या होता है वो जैसे लिंक था तो उसमें APK फाइल होती है, वो रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन होती है। रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन में क्या करते हैं वो आपके फोन का एक्सेस ले लेते हैं, आपसे सिर्फ 1 रुपये या 2 रुपये की ट्रांजेक्शन करा के देखते हैं, कहते हैं सर वेरिफिकेशन के लिए है, तो हम इजीली 1-2 रुपये की ट्रांजेक्शन कर देते हैं, 5 रुपये 10 रुपये भी हो सकते हैं। तो जब वो हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो उनका मोटिव सिर्फ एक ही होता है कि हम क्या वो जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं हम क्या टाइप कर रहे हैं। टाइप करने से वो हमारे क्रेडिट कार्ड का नंबर या डेबिट कार्ड का नंबर, अकाउंट नंबर या कस्टमर ID होती है वो सब नोट कर लेते हैं और पासवर्ड भी नोट कर लेते हैं कि मैंने क्या पासवर्ड फिल किया है। और OTP अब उनको आपसे लेने की जरूरत नहीं है, ना कोई फॉर्म जनरेट करने की जरूरत है कि जिसके थ्रू वो आपको से OTP डिमांड करेंगे। क्या होता है जब रिमोट एक्सेस ऐप हो गई तो मेरे पास उसके मेरे पूरे फोन की एक्सेस उन लोगों के पास होती है। अब OTP जैसे ही आएगा वो मेरे इनबॉक्स में जाएंगे, चेक कर लेंगे हाँ ये OTP आया था और वो धड़ाधड़ उससे पैसे उड़ा देते हैं। ये तरीका होता है। KYC अपडेट के नाम पे उसमें वही आपकी KYC अपडेट करानी या इलेक्ट्रिसिटी बिल का, दोनों में ये एक तरीका होता है। बिल रिमोट एक्सेस आपका मतलब ये है कि आपके जो SMS हैं, आपकी जो सारी डिटेल्स है वो देख सकते हैं, वो आपके फोन को देख सकते हैं। तो इसका अल्टीमेट सार यही है कि यदि आपके पास कोई लिंक आता है तो उसे आप क्लिक ना करें। अनजान लिंक पर क्लिक करके कोई फायदा नहीं है ना। आज तक किसी का, पहली बात तो आपने बिजली का बिल भरा होगा तो आपको खुद ही पता होगा कि आपका ड्यू है, और आपका ड्यू होगा तो आप जाके फिजिकली भर के आते हैं ज्यादातर लोग, मतलब अभी तक मुझे तो ये पता है। नहीं तो ऑनलाइन होता है, एक आदमी होता है जो रेगुलरली भरता है, आप उससे कंफर्म करिए। और यदि आपके पास इस तरह मैसेज आ भी जाता है तो कृपया करके जो लिंक है जो नीले रंग का आता है जनरली हाइपर लिंक, उस पर क्लिक ना करें।
यदि क्लिक कर दिया तो काफी चांसेस हैं कि आप या तो एक्सेस दे रहे हैं या आप एक ऐसी साइट पर लैंड करेंगे जहां पर आप अपनी वो डिटेल्स भर देंगे जो आपकी बैंक से संबंधित है और आपको चूना लगाने में उनको आसानी होगी जो फ्रॉडस्टर्स इस चीज को यूज करना चाहते हैं। और कई बार जो मैसेज आता है उसमें हम अगर ग्रामर पे भी ध्यान दें तो उनकी ग्रामर भी ठीक नहीं होती है। तो बैंक वाले तो जो मैसेज करते हैं या जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से आता है उसकी तो ग्रामर ठीक होगी, बट वो टाइप किया हुआ मैसेज होता है उसकी आप अगर थोड़ा ग्रामर पे ध्यान देख लेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ आपको गड़बड़ मिल ही जाएगी। उसके बाद आता है एक हमारा APS फ्रॉड। APS फ्रॉड में सर सुना होगा आपने, जैसे आप लोग रजिस्ट्री वगैरह करा के आते हैं, वहाँ पे गवाह भी होते हैं, तो हमारे थंब इम्प्रेशन वगैरह बायोमेट्रिक होता है, उस पर रजिस्ट्री पे फिंगरप्रिंट कराए जाते हैं, ठीक है। तो हाँ कुछ सर उसको लोग बायोमेट्रिक वो बता हाँ, तो सर जैसे बता रहे थे UIDAI की वेबसाइट है, तो हमारे जैसे सर बता रहे POS एजेंट क्या करते हैं कि वो जारी करा लेते हैं सिम कार्ड, उसको रोका जा सकता है लॉक और अनलॉक बायोमेट्रिक से भी। अगर हमें जरूरी है कि मेरे को अपना बायोमेट्रिक की कहीं जरूरत है उस टाइम तो मैं अपने बायोमेट्रिक को आधार वाले को अनलॉक कर सकता हूँ, तभी मेरे फिंगरप्रिंट का यूज होकर कोई कार्य हो सकता है। मान लो मेरे को सिम कार्ड जारी करानी है या बैंक अकाउंट में मेरी KYC अपडेट करनी है मेरे को, या फर्दर कोई बैंक अकाउंट ओपन कराना है, जो भी काम करना है, अगर मेरी बायोमेट्रिक लॉक रहेगी तो मेरे फिंगरप्रिंट का कोई भी मिसयूज नहीं कर सकता है। ये इसका आपको रेलेवेंस समझ इसलिए नहीं आ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ फ्रॉड कैसे होता है। आपको नहीं पता तो आपका आधार और अंगूठा काफी आपके पैसे निकलवाने के लिए 20,000 रुपए, आपको कोई OTP नहीं आएगा। तो रजिस्ट्रियां होती है ना, जो कुछ फ्रॉडस्टर्स ने क्या किया, जो रजिस्ट्री होती है उस पर कई लोग अंगूठा लगाते हैं और अंगूठा लगाते हैं और आधार नंबर लिखना पड़ता है क्योंकि अब लिख रखा है, तो दोनों चीजें मिल जाती है। वो अंगूठा उठाकर बटर पेपर से नकली अंगूठा बना लेते थे और अंगूठा लगाकर और आधार नंबर लगाकर पैसे निकालने स्टार्ट कर दिए लोगों ने। तो तब लोगों को नुकसान होने लग पड़ा कि वो अंगूठा और आधार नुकसान है, तो उसको हरियाणा सरकार ने प्रयत्न किया कि उसको एक्सेस रोका जाए, लेकिन फिर भी संभव है। मैं आपको मतलब कभी तफसील से समझाने के लिए वो फ्रॉड समझाना पड़ेगा, परंतु आधार की एक साइट है UIDAI.gov.in, उस पर आप चाहें तो आप अपने अंगूठे मतलब बायोमेट्रिक्स रेटिना और अंगूठे को बंद कर सकते हो जब तक आप नहीं चाहेंगे। तो ये वो समझा रहा है कि आप अपने लॉक कर देंगे तो आप ना आपके बैंकिंग में यूज हो सकते हैं, ना आपका सिम निकलवाने के लिए यूज हो सकते हैं, अगर आप उसमें अपने बायोमेट्रिक्स को एक बार लॉक कर देंगे। और मेरा मानना है जब तक आपको उसका काम ना हो ना उसे लॉक ही रखना चाहिए, अनलॉक करके कोई फायदा नहीं है। लॉकिंग का तरीका पर सर एक बार मैंने इसको लॉक किया था एक बाजार पे जाके, मैंने लॉक कर दिया था, तो ये ही भेजते हैं उसके बाद SMS पे। हाँ जी, वो मैंने नोट की कि मुझे तो पता ही नहीं क्या होता है। मैं 1.5 साल तक इतना परेशान रहा कि मैं अपना लाइफ सर्टिफिकेट भी नहीं दे पाता था। वो क्या मुझे आधार कार्ड पे वहाँ जाना पड़ा, वहाँ से जाकर लॉक। देखिए सर क्या नाम है, मैं आपको आपकी बात मानता हूँ कि उसमें प्रॉब्लम होती है, परंतु आप कम से कम 4 या 5 तरह के स्कैम से सेफ हो जाते हैं। नंबर 1 ठीक है, वो आप मैं समझ रहा हूँ लाइफ सर्टिफिकेट वो आपके आधार या लाइफ ऑथेंटिकेशन करेंगे, बट आप उससे पहले अपनी अनलॉक कर सकते हैं। आप जिस दिन ये काम करने जा रहे हैं ना, जिस तरह आपने लॉक करा उस तरह आप अनलॉक भी कर सकते हैं। VID मुझे पता ही नहीं था, मैंने नोट ही नहीं किया, अपना अनलॉक कैसे करूँ? आजकल ना वो बैंक में लॉकर खोलने जाओ तब भी वो आजकल आप बट सर मेरी इतना ही अनुरोध है कि जब आप लॉक करें तो आप क्या नाम है, जब आप लॉक करेंगे तो आपके पास VID को रिकॉर्ड लिंक रख लीजिए और जिस दिन आपको काम हो कृपया करके उसी दिन अनलॉक करिए, उसके अलावा ना करिए। मतलब आपको तो पता ही है कि आज मुझे मेरा आधार की आवश्यकता पड़ सकती है या आपको बैंक में खड़ा होकर पता लग जाएगी कि मुझे अभी जरूरत है, आप उसी टाइम खोलिए कृपया करके, उसके अलावा कभी ना खोलना, क्योंकि इससे नुकसान ज्यादा है और फायदे आपको जिस दिन फायदा होगा उस दिन आपके 1 या 2 फायदे होंगे। मुझे भी पता है आज के दिन आधार इंडिस्पेंसिबल है, पासपोर्ट के लिए चाहिए, कोई पासपोर्ट बना रहा है तो पासपोर्ट के लिए KYC, बैंक में जा रहा है तो KYC, सिम ले रहा है तो KYC, परिवार पहचान पत्र चाहिए, लेकिन जिस टाइम चाहिए उसी टाइम लीजिए, उसके अलावा लेंगे तो आपको आप ये भी बताइए साथ ही साथ कि अनलॉक नोट कर लीजिए सर, ठीक है, आपसे कभी वो अनलॉक ही नहीं होगा। नहीं अनलॉक तो हो जाएगा लेकिन बट फिजिकली जाके करवाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो एक बार करके दिखा दो है UIDAI.gov.in जब आप वेबसाइट खोलते हैं उसमें आधार सर्विसेज के अंदर लॉक और अनलॉक बायोमेट्रिक ऑप्शन होता है। एक बार OTP वेरीफाई करेगा कि आप जेन्युइनली आप ही हैं जो इसको लॉक करना चाहते हैं या आप ही हैं जो इसको अनलॉक करना चाहते हैं, जेन्युइन पर्सन ही लॉक अनलॉक कर रहे हैं इसको, तो वो जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर्ड कराया होता है उस पर OTP सेंड करता है। तो
तो वो आपको वेरीफाई करना होता है, जब जैसे आप OTP सबमिट कराते हैं तो वो लॉक हो जाता है और वैसे ही अनलॉक हो जाता है। और सर बता रहे थे जैसे VID अपना, फिर सर एक बार जब भी आप लॉक कर रहे हैं तो उसको नोट करके रखें डायरी वगैरह में कहीं भी सेफ जगह पे। मेरे भाई की एक्सपर्ट आए थे, उन्होंने अब एक सर क्रेडिट कार्ड स्कैम बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पे या रिवार्ड पॉइंट्स होते हैं उनको रिडीम करने के नाम पे बैंक अधिकारी बन के स्कैमर्स कॉल करते हैं, ठीक है। सपोज करो SBI बैंक है तो उसमें कॉल आएगी, बोलेंगे कि हम SBI क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से के बिहाफ पे बात कर रहे हैं और आपके पास ऐसे ऐसे क्रेडिट कार्ड है, तो सर आप क्या अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वाना चाहते हैं या रिवार्ड पॉइंट्स पड़े हैं 8,000, तो क्या आप उनको रिवार्ड रिडीम कराना चाहते हैं, उनके बदले में आपको 8,000 रुपये मिल जाएंगे या आप कोई प्रोडक्ट भी परचेज कर सकते हो उनसे। तो हमें ये लगता है कि अगर इतना टाइम में एक्सपायर होने वाला है तो हम उनको खरीद लेते हैं और सब हर कोई सोचता है कि चलो लिमिट बढ़ जाएगी तो कभी अगर ज़रूरत होगी तो मेरे कभी ना कभी फ्यूचर में काम आ सकती है, ये सोच के हम उनके झांसे में आ जाते हैं। वो लोग कई बार क्या करते हैं, एप्लीकेशन होती है अब तो बंद ही है फिर भी, बट हो सकता है कोई नई डेवलप हो जाए, उसमें जो आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पे नंबर लिखा रहता है ना, उसी नंबर से आपको कॉल आती है। वो सबसे पहले कॉल करके ये कहते हैं कि सर मैं SBI कार्ड से बात कर रहा हूँ और एक बार है ना आप अपना कार्ड उठाइए और ये चेक कीजिए आपके कार्ड पे टोल फ्री नंबर यही है ना। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल यही नंबर है, तो आप ट्रस्ट कर लोगे कि वाकई में बैंक से ही कॉल है। वो फेक कॉल्स होती हैं, आप मनचाहे नंबर से किसी को कॉल कर सकते हैं, ऐप्स होती हैं ऐसे नंबर जनरेट करने के लिए। तो उसके बाद वो जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगते हैं आप दे देते हैं उनको, या फिर फर्दर एक प्रोसीजर वो जो फॉलो करते हैं वो वही एप्लीकेशन वाला प्रोसीजर होता है कि आपको एक APK फाइल WhatsApp पे भेज देते हैं और जब आप उस APK फाइल को डाउनलोड करते हैं अपने फ़ोन में या कोई वेब पेज होता है, जब उस पर क्लिक करते हैं तो जो उनके द्वारा क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन मांगी गई होती है हम उनको फिल कर देते हैं। उसमें वही वो CVV एक्सपायरी डेट वो सब मांगते हैं और उसके बाद उसमें वो फर्दर OTP मांग लेते हैं। अब ये सब मांगने के बाद वो ट्रांजेक्शन करते हैं और वही फाइनली अल्टीमेटम ये आता है, सबको OTP चाहिए और कार्ड की इंफॉर्मेशन चाहिए। बस ट्रिक करना है किस तरीके से ट्रिक करके वो इंफॉर्मेशन निकाली जाए। तो बैंक वाले बंदे आपको कस्टमर टोल फ्री नंबर से कॉल कर देते हैं। सर टोल फ्री नंबर होता किस लिए है? इसलिए होता है ना कि जो मेरे कस्टमर्स हैं उनको कोई चार्जेस पे ना करने पड़े, उनको अगर कोई असुविधा हो जाए। कभी बैंक आपको टोल फ्री नंबर से कॉल बैक करता है। ये चीज़ तो आपने देखी होगी सर, टोल फ्री नंबर पे हम ही कॉल करते हैं, कभी टोल फ्री नंबर से मैं तक कोई नहीं आया। तो हमें ये चीज़ भी ध्यान देंगे, कभी कोई ये कहिए कि आप एक बार कार्ड पे देखो आपको यही नंबर लिखा हुआ मिलेगा। लैंडलाइन नंबर भी हो सकता है, वो लैंडलाइन नंबर भी जनरेट करके आपको कॉल कर सकते हैं स्कैम। तो हमें इन चीज़ों से बचना है। अगर कोई हमें ऐसे लिमिट इंक्रीज कराने की या ऐसे भी कोई ज़रूरत है तो हम अपनी बैंक की जो ब्रांच है उसमें जाके विजिट करके और वो करा सकते हैं। कॉल पे तो हमें कभी भी कोई OTP नहीं देना, ना ही हमें कभी किसी लिंक पे क्लिक करके कोई इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, ना ही। कई बार एक फीचर और भी होता है सर इस एप्लीकेशन में, OTP हम देते नहीं। कई बार आता है कंप्लेंट, सर मैंने OTP नहीं दिया। जब हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो जब हम पकड़ते हैं स्कैमर को तो हमारे सामने आता है कि सर जब उन्होंने APK फाइल इंस्टॉल की थी ना, सिर्फ उसमें क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन मांगी गई थी और जो उसका इनबॉक्स है ना ऑटोमेटिकली उस एप्लीकेशन के डाउनलोड होने की वजह से मेरे पास सर्वर पे फॉरवर्ड हो रहा था। मुझे सब पता लग रहा था उसके पास इनबॉक्स पे क्या मैसेज आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं। तो कई एप्लीकेशंस में ये फैसिलिटी साथ में होती है APK फाइल्स में कि वो आपके इनबॉक्स को साथ के साथ फॉरवर्ड करते रहते हैं जो भी मैसेज आता है। तो जैसे आपने CVV वो डिटेल्स उसमें डाली तो OTP आपसे लेगा नहीं, आपके इनबॉक्स पे जैसे आपको मैसेज आएगा वो मैसेज ऑटोमेटिकली उसको फॉरवर्ड होगा, उस OTP को यूज करके ट्रांजैक्शन कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से। तो हमें जो बैंक अधिकारी बनके जो भी कॉल आती हैं, कोई OTP मांगता है, शुरू में ये कहते हैं कि सर मैं आपसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लूँगा क्योंकि मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, ना ही आपने मेरे को कोई OTP देना है, सिर्फ आपने ये जो URL मैंने भेजा है या APK फाइल जो आपको भेजी है आपने इसी में ही डालना है, मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा। पूछने की जरूरत ही कहाँ रह गई, सब कुछ तो आपके पास ही है, एक्सेस आपको सब पता लगेगा जो भी मैं डालूंगा। तो सर एक ही रिक्वेस्ट है, जब भी अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है, देखो एक मतलब रहता है कि भाई मैं इतनी दूर जाऊंगा इस एज में तो तकलीफ होती है, पर है ना सर वो तकलीफ थोड़ी देर की हमारे मतलब कई दिनों की टेंशन को खत्म कर देती है, ये भी सच्चाई है। तो ऐसी कॉल्स आती है सर उन पर ध्यान नहीं देना है और कभी भी कोई स्कैम हो जाता है तो इमीडिएटली 1930 पे आपने कॉल करना है और वहाँ पे वो आपकी सारी ट्रांजैक्शन ID वगैरह मोबाइल नंबर नोट कर लेते हैं और कोशिश करते हैं आपका पैसा इमीडिएटली रुक जाए। और एक cybercrime.gov.in पोर्टल है, अगर 24 आवर्स टू 72 आवर्स से ऊपर हो जाता है तो फिर वो आपकी रिपोर्ट को नहीं लेते 1930 पे। वो कहते हैं कि सर आप पोर्टल पे डाल दीजिए
वो ऑटोमेटिकली आपके पुलिस स्टेशन में पहुंच जाएगी। तो आप cybercrime.gov.in पे भी कंप्लेंट कर सकते हैं ऑनलाइन, वो हमारे पास ही आती है। और फर्दर आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में हमारे पास आ ही सकते हैं, हम तो बैठे ही आप लोगों के लिए सर किसी चीज़ किसी को कोई क्वेरी हो तो जी सर। सुबह 10:09 पर मेरे पास इस नंबर पर कॉल आई 10:09 और मुझे उन्होंने बोला जी मैं ट्राई रेगुलेटरी सिस्टम से बोल रहा हूँ और ये आपका कॉल यूज़ कर रहे हैं 2 घंटे तो मैंने इमीडिएट ब्लॉक किया। आगे कुछ करना है मुझे नंबर दिया अब आपको क्या नाम है? मैंने तो ब्लॉक कर दिया। आपने तो अवेयर भी आपने कर दिया, लेकिन ये वैसे +96 वर्चुअली जनरेटेड नंबर्स हैं, ठीक है? तो 1930 ये बड़ी फ्रीक्वेंट ये वाली कॉल आ रही है। हाँ, तो ये बेसिकली वर्चुअली जनरेटेड। और दूसरा मैं एक और बता दूं, मेरे साथ हुआ, मैंने 193 में भी कंप्लेंट की, मैंने FIR भी की। कंसर्न सेक्टर 8 इंस्पेक्टर से बात हुई, उन्होंने बोला कि जी आपका ये मोबाइल लिंक का हमारे कनेक्ट है, आपको तुरंत रिफंड हो जाएगा। फिर 81,000 गुड़गावा का था, उनको कंपनी भी ट्रेस हो गई, पता भी लग गया और आज तक कोई दोनों भी रिफंड नहीं है। और मेरे पास अभी तक वो डिटेल है सारी, और साइबर रिलेटेड वो FIR भी है, वो सब हो सकता है जी। क्या नाम है, ऐसा नहीं कहता कि हम 100 सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है? कई बार एक अरेस्ट भी हो जाते हैं और विक्टिम का, क्योंकि विक्टिम का मेन मोटिव और समझ भी आता है क्या है कि रिकवरी होती है। अब एक मैटर है जिसमें 11 लोग अरेस्ट हो गए, मैटर था 1 करोड़ 3 लाख का, वो अंदर ही पड़े हैं। दूसरा आजकल एक और आ गया कि ये सारे होटल वालों की फेक वेबसाइट है। जैसे आप क्लिक करोगे, आप पैसा भी दे दोगे, पता लगेगा फेक। इसी एरिया का था एक व्यक्ति था, क्रूज वाला था, जो एक व्यक्ति ने क्रूज बुक करा चेन्नई से कोलंबो का, और वो फर्जी वेबसाइट थी। मेरा पर्सनली मानना है, वैसे बता देता हूँ मैं, जो गूगल एड्स रन होती है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे होती है, कि मतलब अगर आप ज्यादा पैसा देने को तैयार है पर एड बिड का, जो पर व्यू का, तो गूगल आपके एड को ऊपर दिखाता है, ठीक है? जो फर्जी साइट्स बनती हैं वो, उनको बेसिकली लोगों को ठगने के अलावा कोई मोटिव नहीं है। वो गूगल को उस पर क्लिक, पे पर क्लिक, PPC में ज्यादा पैसे देकर उस ऐड को ऊपर ला सकते हैं, और उस ऐड को ऊपर लाकर क्या होता है, अगर आप सर्च कर रहे हो होटल फलाना, तो वो सबसे ऊपर दिखेगा, ठीक है? और वो होटल सबसे सर जैसे किसी के पास इंटरनेट पासवर्ड नहीं है बैंक का, उनको भी खतरा रह सकता है उनके। सर मैं वैसे तो ऑनेस्टली बताऊं तो आप करो, जो बटन वाला फोन था वो सबसे सेफ है, लेकिन आप डिस्कनेक्टेड वर्ल्ड से नहीं रह सकते। इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड से तो नहीं है, लेकिन आपका सर ATM कार्ड है, उसकी अगर आप डिटेल्स किसी को खुद ही दे दें या OTP उनके पास चला जाए, तो फिर तो खतरा है ही। क्या नाम है सर, इंटरनेट बैंकिंग और पासवर्ड बड़ा रेयरली डायरेक्टली यूज होता है इंटरनेट बैंकिंग यूज करना। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के आपके डिजिट 16 डिजिट्स CVV जो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होती है, मैं उससे अलग बात कर रहा हूँ, डेबिट क्रेडिट से अलग, कि वैसे निकाल सकते हैं वो पैसे जब के हमारे पास उसका इंटरनेट नहीं तो सर आपके कार्ड के थ्रू है ना सर, कार्ड की डिटेल्स अगर आप खुद ही भर दें, मान लो आप किसी बहाने से, वैसे मुझे एक बार फोन आया था, मैंने कहा मेरा कार्ड ठीक है, बड़ी अच्छी बात ठीक है। ट्रू कॉलर नहीं, ट्रू कॉलर ही क्या नाम है, ट्रू कॉलर का जो क्रिएटर है ना, ट्रू कॉलर ही है। अब नीचे देखोगे क्या ट्रू कॉलर में आप खोल के देखिए, क्रिएटर का नाम ट्रू कॉलर ही है। इसका आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ। अगर इंटरनेशनल नंबर से कॉल आ रही है और आप इस चीज पर श्योर हैं कि ये जो कॉल है इंडिया से एमिनेट हो रही है, तो जो मैंने आपको एक संचार नहीं, अगर अटेंड भी कर लें, एक बार अटेंड करके आपको आइडिया लग जाएगा ये कॉल कहाँ से आ रही है, इंडियन एक्सेंट में बात कर रहा होगा या बाहर की हिंदी में बात कर रहा होगा। तो एक रिंगविन करके पोर्टल है, संचार साथी, जो मैं आपको बता रहा था ना, उस
उसमें चौथा पोर्टल भी है, वो मैंने आपको बताया नहीं क्योंकि ज्यादातर अभी तक उस तरह की कंप्लेंट आई नहीं, मैंने अपने रेज कर दी तो मैं बता देता हूँ कि अगर आपको किसी इंटरनेशनल नंबर से कॉल आती है और आपको पता है कि ये भारतीय आदमी ही कॉल कर रहा है मुझे धोखाधड़ी करने के लिए, तो उस पर एक रिक्वेस्ट करके पोर्टल है, आप उस नंबर को रिपोर्ट कर सकते हैं उस पर, ठीक है, जो इंटरनेशनल नंबर है। और फिर उसका जो एक आईडी गेटवे होगा या जो, चलो आप बैकएंड में ना जाइए, आपका जो वो नंबर है सरकार उसको एक बार वेरीफाई करेगी कि ये जेन्युइनली नंबर इंडिया से ही था और फिर उसे ब्लॉक करने के प्रयत्न करेगी। प्रॉब्लम ये हो रही है कि फिलहाल बहुत सारी कॉल एप्स हैं, वाबी हो गई, अलग अलग हो गई, पेड ऐप्स भी है, फ्री ऐप्स भी है, जो इंटरनेशनल नंबर 2 मिनट में जनरेट करके दे देती हैं। आपको कॉल लगेगी यूके से आ रही है, कॉल आ रही होगी हिंदुस्तान में बैठे आदमी की, तो एक जो अगर इंटरनेशनल नंबर है और आपको पता है कि ये भारत से एमिनेट हो रही है कॉल, तो आप उस रिक्विन RICWIN संचार साथी पे जाएंगे, रिक्विन नाम का पोर्टल होगा, उस नंबर को कितने बजे आपकी कॉल आई और किस डेट को आई, 3 या 4 डिटेल्स और हैं, वो डिटेल्स के बारे में भरेंगे, सरकार उसको वेरीफाई करके उसको ब्लॉक करवाएगी। तो इंटरनेशनल कॉल्स का ये इलाज है, जिसके पास आ रही है और एक बार अटेंड करके कंफर्मेशन आ रही है कि इंडिया से एमिनेट हो रही है। और वो कहीं से भी आई, अगर वो इंडिया से एमिनेट हो रही है वो आ रहा होगा जी, वो कंट्री कोड से उठा रहा है, +1 कंट्री कोड है अमेरिका का, +44 है यूके का, +92 पाकिस्तान का, वो तो कंट्री कोड रेस्ट्रिक्टेड है। पर वो जो नंबर उठ रहा है ना, ट्रू कॉलर बेचारा अपनी तरफ से तो ट्रू इंटेलिजेंस कर रहा है, लेकिन वो आपको कंट्री दिखा रहा है, पर उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो बैकएंड पे स्टडी कर दे कि कहां से लैंड कर रही है कॉल। हाँ जी, कोई से ऐसा नहीं कि जब शेयर में बोल रहा हूँ कि आज यहाँ पर आना हो गया, आज यहाँ पर ट्रस्ट हो गया, कोई पत्रकार है, कोई पुलिस वाला है, कोई जस्टिस है, ये रोज को जब हम इतने अवेयर हो गए हैं, ये रोज कैसे होगा? आप देखो सर, अब मैं ऑनेस्टली बताऊं तो 2 ही चीजें होती हैं, मैंने कई बारी अवेयरनेस में यही कहा है, डर या लालच, ठीक है, महाभारत का युद्ध नहीं रुक सका था लालच के चक्करों में, मतलब अब एक चीज सोचिए, अब एक बात है, जो व्यक्ति निवेश है, मैं आपको सर, आप सबसे बड़ा फ्रॉड हरियाणा में कितने अमाउंट का मानते हैं हुआ होगा? 14 करोड़ का फ्रॉड है, और 14 करोड़ का किस चीज पे फ्रॉड हुआ मानेंगे? वो व्यक्ति किसी मल्टीनेशनल कंपनी में 80 लाख रुपए का पैकेज ले रहा था और अपनी तरफ से वो शेयर में इन्वेस्ट कर रहा था बिना डीमैट अकाउंट, ठीक है सर। तो लालच, क्या नाम है, लालच आदमी को अंधा कर देता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण लालच बड़ा अमाउंट है, बट सर फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ। अब एक बताओ क्या नाम है सर, आपको एक कॉल सुनाता हूँ, इसके बाद मेरे को मेरी सीधी का दुकान है। एक केस था, एक व्यक्ति था, यहाँ का नहीं है, सेंट्रल थाने का था, उसमें एक बुजुर्ग दंपति थे, दोनों महिला हस्बैंड वाइफ बैंक से रिटायर्ड थे, उनका PF का पैसा था, उनके पास एक दिन फोन आया किसी भी रैंडम नंबर से, मुझे याद नहीं, शायद इंडिया से ही नंबर था, उनके पास आया कि आपके लड़के को दिल्ली सदर थाने में रेप के केस में हिरासत में ले लिया है, अगर आप इन्हें एक बार आप इनसे बात कर लीजिए। वो लड़का रो रहा था, कहते मुझे हिरासत में ले लिया। अब उनको, अब मैं, क्योंकि मेरे पास उनके पास रिकॉर्डिंग नहीं थी तो मैं नहीं बता सकता कि उन्हीं के लड़के की, पर उनके हिसाब से उनके लड़के की ही कॉल थी, उन्होंने काट दिया, ठीक है। उसके बाद बेल बॉन्ड वगैरह वगैरह के नाम से उनसे 46 लाख रुपए ठग लिए। वो मैं बुजुर्ग दंपति की भी हिम्मत मानता हूँ, उन्होंने उस समय, उनका बेटा वैसे अमेरिका में रहता था, ठीक है, उन्होंने अपने बेटे को 3 या 4 बार कॉल करने का प्रयत्न किया, जिस नंबर से वो जानते थे कि आप संपर्क हो जाए, परंतु उनके बेटे ने फोन नहीं उठाया और लगातार 1.5 दिन फोन ट्राई किया। तो जब किसी का बेटा 1.5 दिन फोन ना उठाए और पहला फोन ये आया हो कि पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, फिर वो और घबरा गए, फिर उन्होंने पहली पेमेंट करी, ठीक है। परंतु मैंने उनकी बेटी भी यही रहती थी, उनकी बेटी यही कहती, सर हमने बहुत मेरे को मेरे पेरेंट्स ने लेट बताया। मैंने कहा मैम आपके पिताजी और माताजी ने काफी कोशिश की, मैं भी मानता हूँ प्रयत्न किया। एक छोटी सी कमी जो मुझे सर आखिरी में मैं कहा जी आप दिल्ली सदर थाने नहीं गए, किसी के बेटे को गिरफ्तार करके, वैसे बता देता हूँ, किसी को गिरफ्तार करेंगे तो उसको सूचित, उसके परिवार को सूचित करना पुलिस वाले जिम्मेवारी भी और लीगली मैंडेटेड भी है। परंतु अगर किसी का बेटा गिरफ्तार हुआ दिल्ली सदर में और फरीदाबाद के वासी थे, तो मैं क्या दिल्ली सदर तो थाना जाना ही बनता था करना, मैं ऑनलाइन तो नहीं छोड़ रहे थे वो किसी को। और रेप के केस में किसी के बेटे को हिरासत में ले लिया, तो हिरासत में ले लिया तो अरेस्ट ही होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसे छोड़ देंगे भाई, इतनी कमी थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आदमी डर के मामले वाले केसेस के लिए तो मैं मान सकता हूँ कि आदमी डर जाता है, बच्चा हो किसी का या खुद भी डर सकता है,
लेकिन जो सबसे बड़े केस आ रहे हैं ना डिजिटल अरेस्ट में हो रहा है आपको, हम क्योंकि मिडिल क्लास आदमी है, किसी की 10 लाख है 15 लाख रुपए साल की तनख्वाह है, तो उसको वो अमाउंट बड़ा लगता है डिजिटल अरेस्ट का 30 लाख का। लेकिन आप जो सबसे बड़े केस हुए हैं ना वो लालच के चक्करों में हुए हैं। फरीदाबाद में 1 करोड़ से ऊपर जितने भी केस हुए 100/100 बता रहा हूं मैं, सारे लालच के चक्करों में। कोई केस कोई शेयर में इन्वेस्ट कर रहा था या कोई क्रिप्टो में, कोई एक महीने में 48% प्रॉफिट निकालना चाह रहा था, कोई 100 या कोई 100 से भी ऊपर। पर मैंने मेरी सिर्फ जो रिक्वेस्ट भी नहीं कहूंगा, अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए में 100 रुपए ही कमा सकता है तो खुद क्यों नहीं कमा रहा? आपको क्या ऐसा प्रलोभन, खुद अपनी जेब से निकाल के पहले 100 को डबल कर ले, फिर 200 को डबल कर लेगा, आपको क्यों देगा ऐसा प्रलोभन? मतलब सबसे बड़ा चूना कहां लगता है कि जब आदमी को लगता है कि ये मेरे डबल कर देगा। अरे आपने अपनी सारी जिंदगी में जो पैसे कमाए आपसे इतनी जल्दी डबल क्यों हो रहा है? वो 3 दिन में डबल करने की ऐसी कौन सी स्कीम ले रहा है जो डबल कर देगा? तो आपको मैं तो यही कहूंगा कि सबसे बड़ी चीज है लालच। डर के मामले में मैं खुद भी मानता हूँ कि डर में आदमी इमीडिएटली, मैं तो बुजुर्ग दंपति का एग्जांपल इसलिए मानता हूँ कि उन्होंने 1.5 दिन अपने बेटे को अमेरिका में कॉल करने के प्रयत्न किए, उनके बेटे ने फोन नहीं उठाया, ठीक है, बस इतनी। बाकी डर के मामले में मैं खुद भी मानता हूँ कि कई बार आदमी सहम जाता है। और डर भी ये बड़े वाला डर, डिजिटल अरेस्ट की, आपको अरेस्ट कर लेंगे या आपके बेटे को अरेस्ट कर लिया गया है। तो लालच वाले केस में तो मैं देखो किसी का नुकसान हुआ है तो मैं मानता हूँ, लेकिन क्या नाम है वो लालच में अंधा भी हुआ, आपको ये भी मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वाली ये मेरा सिर्फ इतना है कि डर लालच दो ही फैक्टर है। डर वाले में आप कोशिश करिए कि आप उस चीज को, डर को वेरीफाई करिए। अरेस्ट नहीं हो सकते आप डिजिटली, या अपने बेटे को आप किसी ने अरेस्ट कर भी लिया है तो आपको उस थाने में मतलब जाएंगे ही जाएंगे, आपको पैसे देके, पहली बात तो ऑनलाइन पैसे, अगर किसी ने रिश्वत ही लेनी होगी तो ऑनलाइन कौन लेगा, ठीक है। मेरे को ये तो केसी पहले नहीं समझ आया, मैंने काफी बार समझाया, मैंने कहा जी मुझे ये नहीं समझ आया कि अगर किसी ने इसमें केस में मान लो दिल्ली पुलिस को आप रिश्वत ही दे रहे थे तो आप ऑनलाइन रिश्वत देंगे, ठीक है। तो कोई भी औचित्य नहीं समझ आता आदमी, पर डर के मारे आदमी पर आदमी की मैं मानसिक स्थिति उस समय समझ भी सकता हूँ, परंतु वो दिल्ली सदर कोई बहुत दूर नहीं था। अगर उनके पास फोन ये आता कि मैं कोयम्बटूर से बोल रहा हूँ, तब भी मैं 5-7 तो उन्होंने 40 लाख रुपए होते, वैसे बता देता हूँ, मैं फिगर बताना भूल गया, 40 लाख रुपए दे दिए कि वकील की फीस इतनी है, बेल बॉन्ड इतना है, जज के क्या नाम है बॉन्ड, जज ने कहा है बॉन्ड 20 लाख के लगेंगे, वकील की फीस 10 लाख रुपए, टोटल 40 लाख रुपए दिए थे उन्होंने। परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि लालच को तो भूल ही जाइए कि आपको कोई डबल नहीं कर रहा, फोन पे तो नहीं कर रहा पैसे डबल, ये डबल क्या 10% भी, एफडी आपको तो 7-7.5% ब्याज मिलता है एफडी पे, वो भी लॉन्ग टर्म एफडी पे 1 साल से भी ऊपर लेके जानी पड़ती है, ठीक है। अगर कोई 7-7.5% है, कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट कर लेगा शेयर में 15% ले लेगा, 10 दिन में या 3 महीने में या 1 महीने में ऐसी कौन सी स्कीम आ गई जो 48% रिटर्न दे देगी, ठीक है। आपकी टोपी मेरे सर, मेरी टोपी आपके सर, यही घूम सकता है, ठीक है। ये सबको ये संकल्प लेना चाहिए, लालच कभी नहीं करना। हाँ सर, मेरा तो हम दूसरी चीज क्लास में पढ़ते थे ना, तो मेरा तो यही है कि लालच में ना आए, और डर अगर है तो उसे वेरीफाई जरूर करें, थाने में आके वेरीफाई करें तो सबसे अच्छा है। अगर थाने से वेरीफाई नहीं हो रहा, एक बायोमेट्रिक ब्लॉक है, फिंगरप्रिंट्स रेटिना, फिंगरप्रिंट्स जब हम लेते हैं कोई आती नहीं, फिंगरप्रिंट्स फेल आ जाते हैं। सपोज कर लो मैं आज की डेट में मेरी सिम मोबाइल गुम हो जाता है, मैं दूसरी सिम इशू करवाने के लिए जाता हूँ, तो मेरा जो है ना सिम इशू नहीं होता, वो कहते हैं कि आपके जो सर वो ना हो जाता है, आपकी प्रॉब्लम आई निकालने ना, फिंगरप्रिंट कई बार काम आदमी करता है या उम्र के साथ जो इनिशियली आपके कैप्चर होते हैं वो नहीं हो पाते। तो उसका दूसरा एक तरीका है, अभी मैं एक बार कंफर्म नहीं कर पाऊंगा कि रेटिना स्कैन, रेटिना में कभी नहीं प्रॉब्लम आती, आप रेटिना स्कैन करें। अब मुझे ये नहीं पता कि शायद सिम तो रेटिना में नहीं निकालते, तो मैं एक बार आई एम नॉट श्योर सर दिस इज द आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, बट सर वो एज और क्या नाम है, आप एज के साथ आप सोचो सर, आपकी तो एज का है, क्या नाम है, जो उस बंदे के घसी गई, मान लीजिए क्या नाम है मैनुअल लेबर करते हुए उसके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है। अब वो सर मेरे हाथ की यदि नीतिगत फैसला है सरकार का कि आधार कई चीजों से लिंक कर दिया गया और मैंडेटरी कर दिया गया है, जिसमें बायोमेट्रिक्स मैंडेटरी है, जैसे सिम हो गया, आपका पासपोर्ट देख लेना सर, अगर आप पासपोर्ट में अपना आधार नहीं देंगे तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन कितनी बढ़ जाएगी, आप देखना
क्योंकि मेरे एक जानकार ने कहा था मैं आधार नहीं दे रहा, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसकी फिंगरप्रिंट वगैरह पता नहीं क्या क्या मैच और कराना पड़ा उसे, वरना EKYC दे देता तो फिंगरप्रिंट्स कैप्चर होते हैं, रेटिना होता है और 2 मिनट में उसका पासपोर्ट मतलब वेरिफिकेशन हो जाती है उसके आधार की। तो अब ये सर दीज आर policy decisions that cannot be taken. I am here only to make you aware about things that can be done on your part. आपके भाग पे क्या किया जा सकता है कि एटलीस्ट आप सुरक्षित रहें। तो मेरा तो सर इतना था। I can understand your problem, but sir, थैंक यू। ये परसों मुझे फोन आया सुबह 8 बजे, क्योंकि आपका जो फोन है वो इलीगल कार्डों में इस्तेमाल हो रहा है, नंबर जो है, तो हम इसको जो है अगर आप 2 घंटे में ये बंद हो जाएगा, आपका फोन बंद कर दिया जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका फोन ना बंद हो तो आप 1 दबाएं, है जी? तो मैं फिर उसके बाद थोड़ा सा डांटूंगा, मैं कहा भाई मेरे साथ क्यों गड़बड़ लग गई। सर वो डर वाला कहना आप सजग थे, डर में नहीं आए, अच्छी बात है। तो ऐसे भी काम कर रहे हैं। देखिए एक मोटी सी बात मैं तुम्हें बताऊं, जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं वो हमारी लापरवाही से हो रहे हैं, लालच से हो रहे हैं। जब इस तरह की काल सबको पता है फ्रॉड हो रहे हैं, इन तरह की कालों से बचो, अगर नहीं बचोगे तो फ्रॉड में फंसी जाओगे। तो इसमें किसी का कसूर नहीं, और फ्रॉड करने वाले एक से एक साधन निकाल रहे हैं, एक से एक तरीके निकाल रहे हैं। इसलिए आज मोटी सी बात अब मन्नू जी की तरफ से और नव भारत की तरफ से आप सबको यही निवेदन है, अब भाई इन कालों से बचो, इसका कोई इलाज नहीं है। फ्रॉड करने वाले क्या क्या तरीके अडॉप्ट करते हैं, वो यहाँ के थोड़ी बैठे, कहाँ से पकड़ेगी पुलिस, पकड़े में ही नहीं आएंगे। कोई बिहार पाएगा, कोई बंगाल पाएगा, कोई नहीं पाएगा, यहाँ के तो है नहीं। डिजिटल अरेस्ट के ज्यादातर जो आप नकली कोड्स देखते हैं, नकली पुलिस स्टेशन देखते हैं, वैसे वो सारों की IPs पता है कहाँ भी आती है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मतलब आप बिहार वाली बात तक तो ये ज्यादा चीजें बाहर से भी ऑपरेट होगी। व्हाट्सएप पर फोटो आपकी लगा देंगे। 1 मिनट मैं निवेदन करूंगा सर, हम अपनी तरफ से आपका स्वागत करना चाहते हैं। दत्ता साहब यहाँ से जो आए, दत्ता साहब, महेश चौहान जी, आओ जी, अम्बावता जी आओ, प्रधान सेक्रेटरी साहब तरफ जा जाओ, का स्वागत करेंगे। जाके मिलता हूँ। Saturday,